हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू यादव आप सभी का यूनिवर्सल जीएस एकेडमी पर स्वागत करता हूं। और मैं काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और अब कोशिश करूंगा कि अब निरंतरता से वीडियो अपलोड करूं। हमने जो पिछली क्लास की थी, उस पिछली क्लास में हमने वेगनर साहब के जो विस्थापन की बात उन्होंने की थी, जो परिकल्पना उन्होंने दी थी, हम उसकी चर्चा की थी। हमने पंजिया को जो 20 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस कल्प में टूटती है, वो सारी चीज़ें हमने कर ली कि किस प्रकार से वेगनर साहब ने बताया कि हमारा जो आज कॉन्टिनेंट्स हैं, जो हमारे महाद्वीप हैं, वो कभी एक थे और वो टूट करके बने। उन्हीं जो वेगनर साहब परिकल्पना देते हैं, उसी परिकल्पना में वो साक्ष्य देते हैं कि कैसे ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे, फिर अलग हुए हैं, तो वो साक्ष्य देते हैं। तो आज हम उन्हीं एविडेंस या उन्हीं साक्ष्यों की बात करेंगे। तो जो वेगनर साहब की परिकल्पना है, वेगनर परिकल्पना है, उसी वेगनर परिकल्पना की साक्ष्य की बात करने जा रहे हैं कि उन्होंने कौन-कौन से साक्ष्य दिए। तो अगर मैं साक्ष्य की बात करूं तो पहला साक्ष्य उन्होंने दिया साम्य आकृति का। साम्य आकृति का। दूसरा उन्होंने दिया भूवैज्ञानिक भूवैज्ञानिक या इसी को भू गार्भिक साक्ष्य कह सकते हैं, साक्ष्य दिया। और इसके बाद उन्होंने दिया पूरा जलवायीय साक्ष्य। और कौन सा दिया? और उन्होंने प्राचीन निक्षेप आधारित साक्ष्य दिए। और उन्हें जीवाश्म साक्ष्य दिए। कुछ इस प्रकार से उन्होंने ये साक्ष्य दिए। अब हम जो है इनकी एक-एक करके सभी की व्याख्या करते हैं कि साम्य आकृति क्या है। तो अगर हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, तो अगर हम पहले की बात करते हैं, अगर हम पहले साक्ष्य की बात करें, तो पहला साक्ष्य हमारा साम्य आकृति बताता है, यानी साम्य आकृति। साम्य आकृति की बात करता है। साम्य आकृति क्या है? तो वेगनर साहब ने बताया कि आप जो महाद्वीप हैं, जो महाद्वीप के विपरीत तट हैं, वो आपस में एक दूसरे से ऐसे फिट हो जाते हैं जिससे ऐसा लगता है कि ये कभी एक दूसरे के पास रहे। तो जो साम्य आकृति वो क्या कहती है? वो कहती है कि जो महाद्वीपों के विपरीत तट, विपरीत तट एक दूसरे से क्या जाते हैं? सटे या फिट, सटे सटे या फिट जाते हैं, फिट हो जाते हैं, जिससे ऐसा लगता है ये कभी एक दूसरे के पास रहे हों या एक ही जो है भूखंड के भाग रहे हों। उन्होंने एग्जाम्पल लिया और एग्जाम्पल में उन्होंने बताया कि आप दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, ये आपस में एक दूसरे से ऐसे फिट हो जाते हैं कि मानो ये एक दूसरे के आसपास रहे हों। कैसे? उन्होंने बताया कि आप देखिए ये जो हमारा अमेरिका है, तो ये कुछ इस प्रकार से
इस प्रकार से हमारा क्या बना, ये दक्षिण अमेरिका बना। और यहीं पे अगर हम बनाएं तो अफ्रीका कुछ ऐसे करके, ऐसे करके अफ्रीका बनता है। उन्होंने कहा अगर मैं इस दक्षिण अमेरिका को इधर अफ्रीका की तरफ यहाँ पर लाकर सेट करूं तो ये कुछ इस प्रकार से सेट हो जाएगा। कैसे? ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा अफ्रीका हो गया। और यहीं पर उन्होंने कहा कि अगर मैं इस अमेरिका को लाता हूँ, दक्षिण अमेरिका को, तो ये इसमें क्या हो जाता है, ऐसे करके ये फिट आ जाता है। यानी कि ऐसा लगता है कि ये एक दूसरे से पहले कभी सटे रहे होंगे और ये क्या हो गए, एक दूसरे से टूटे। वेगनर साहब ने यही कहा कि ऐसा लगता है कि ये एक दूसरे से कभी पहले जुड़े रहे होंगे, ये जो है हम जब ये पेंजिया टूटा तब ये अलग हुई। ये साक्ष्य दिया कि एक दूसरे से ये फिट हो जाते हैं। लेकिन वेगनर साहब ने यहाँ पे एक गलती की कि जो गहराई थी उस गहराई को नहीं देखा, बल्कि यहाँ से उन्होंने तट को सिर्फ देखा। क्योंकि तट से भी नीचे कुछ जो आगे बताएंगे कि निमग्न तट क्या होते हैं, और वहां भी जो है बहुत सारी फिर हमको क्या मिली, गर्त मिले, खाड़ियां मिली, कटक मिले, वो हम ओशियनोग्राफी में बात करेंगे या आगे इसी में भी बात करेंगे थोड़ा बहुत। तो उन्होंने तट को देखा। तो तट हो सकता है कि मान लीजिए जो आज ये इस आकृति के जो तट है वो एक दूसरे से फिट हो जाते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे जो समुद्री लहरें हैं वो इसको काटी हों। ऐसा भी तो हो सकता है कि समुद्री लहरें इनके जो है तट को काटती होंगी कि नहीं काटती होंगी, स्वाभाविक सी बात है काटती होंगी। अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ से कोई नदी आती है और यहाँ नदी आकर के अवसाद जमा करती है, तो क्या उसका तट परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? हाँ, तट परिवर्तन होगा, क्योंकि वो जो है नदियां हैं वो बहुत सारी, मान लो नदी आ रही है तो वो उस तट पर क्या लाएंगी, अवसाद लाएंगी, इकट्ठा करेंगी। तो उसके आकृति या शेप में परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? वेगनर साहब ने यही दो चीजें जो है मिस कर दी कि उन्होंने कहा, मतलब वेगनर साहब ने कहा कि ये सट हो जाते हैं, सट जाते हैं, एक दूसरे से फिट हो जाते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जिग जा, जिग सा फिट, जिग सा फिट भी इसी को कहा जाता है, क्योंकि एक दूसरे से फिट आ जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो है ये क्या देखा, उन्होंने तटों की प्रकृति जो विकृति है उसको अनदेखा किया, और उन्होंने जो नदियों या नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप या तो समुद्री लहरों के द्वारा उस तट के अपर्दन को उन्होंने क्या कर दिया, अनदेखा कर दिया। ये हमारा पहला था साक्ष्य आकृति, साम्य आकृति। तो साम्य आकृति से उन्होंने बता, उन्होंने और एक एग्जाम्पल दिया, तो इसका ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें हमने क्या देखा, वेगनर साहब ने बताया कि जिंक्साफिट, जो जिंक्साफिट की बात करते हैं वो इसी में करते हैं कि एक दूसरे से फिट आ जा रहे हैं। इसके बाद दूसरा उन्होंने दिया, क्या दिया, भूवैज्ञानिक या गार्भिक। जो दूसरा है ये वाला, इसमें उन्होंने कहा इस भूगर्भिक जो हमारा साक्ष्य की बात करें या भूवैज्ञानिक साक्ष्य की बात करें, तो अगर हम भूगर्भिक की बात करते हैं तो भूगर्भिक में क्या मिलेगा, सैल, मिनरल्स। किसकी बात कर रहे हैं हम रॉक्स की बात कर रहे हैं और मिनरल की बात कर रहे हैं। इनसे कैसे पता चलेगा, तो एक होता है रेडियो डेटिंग, रेडियो डेटिंग, वहां से पता चलता है। तो हमने देखा कि जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका है, अभी जो हमने एक दूसरे को क्या कर रहे थे, फिट कर रहे थे। दक्षिण अमेरिका में हमने देखा कि जो ब्राजील है और इसका जो पूर्वी जो तट है, जो अफ्रीका का क्या है, अफ्रीका का जो तट है, तटीय क्षेत्र के जो सैल है, और जो ब्राजील में आपको सैल मिलेंगे वो एक जैसे हैं।
क्या है, एक जैसे आपको मिलेंगे। जो ब्राजील के सेल है, अगर ब्राजील के जो पूर्वी क्षेत्र में देखेंगे आप, और जो हमारे अफ्रीका के जो तटीय क्षेत्र के सेल हैं, वो एक दूसरे से मिलते हैं। उनकी जो बनावट है वो सेम मिलती है, जो वो वहाँ मिनरल से मिलते हैं वही वहाँ मिनरल से मिलते हैं। उन्होंने एक और बताया कि आप भारत की बात करते हैं, तो ये भारत है, और यहीं पर अगर मैं बात करूं भारत में, यहाँ पे क्या आपको सिंह भूमि, अगर आपने सुना है, सिंह भूमि क्षेत्र, और कर्नाटक में आपने एक सुना होगा कोलार। अगर मैं यहीं पे ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करता हूं, तो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर एक आपको पिलवारा का प्रांत पढ़ा होगा आपने, मैंने जब वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ाई है तब उसमें मैंने बताया पिलवारा। अगर ये नहीं समझ में आया तो आप हैमरसेले लिख सकते हैं, हैमरसेले। और यहाँ पर आपको एक मिली होगी कार्ल गुरली, गुरली। जो हमारी सिंह भूमि है और पिलवारा प्रांत यानी हैमरसेले है, ये किस लिए जाने जाते हैं, ये दोनों लौह अयस्क के लिए जाने जाते हैं, दोनों लौह अयस्क के लिए जाने जाते हैं। जबकि कोलार और जो कार्ल गुरली हैं, ये किसके लिए जाने जाते हैं, तो ये स्वर्ण के लिए जाने जाते हैं, स्वर्ण युक्त मिनरल से यहाँ मिलते हैं। तो इससे क्या पता लगा कि देखो दक्षिण अमेरिका, ब्राजील जो है, जो ब्राजील का पूर्वी तट है, और जो हमारा अफ्रीका का तटीय क्षेत्र है, उनके अगर हम सेल की बात करें, मिनरल्स की बात करते हैं, तो एक जैसे हैं। अगर हम वहीं भारत की बात करते हैं, तो भारत का जो सिंह भूमि है और जो अफ्रीका ओ सॉरी ऑस्ट्रेलिया का पिलवारा या हमेसले क्षेत्र है, उस पे जो है लौह अयस्क और कोलार और स्वर्ण मिलता है, कोलार में जो कारगुली और कोलार में एक जैसे मिलते। इससे क्या पता चला कि कभी अब जो दक्षिण अमेरिका है वो अफ्रीका के पास रहा होगा, और जो हमारा भारत है वो ऑस्ट्रेलिया के पास मिला रहा होगा। क्योंकि अगर मैं भारत के इस क्षेत्र की बात करूं, इस क्षेत्र की बात करूं, तो यहाँ की जो मिनरल्स हैं, जो यहाँ की बनावट है, जो यहाँ का हमारा सेल्स हैं, और यहाँ की जो मिनरल्स हैं, वो सभी, ये दोनों तट एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे के समान है। इससे क्या पता चला कि यही हमारे जो है वेगनर साहब कह रहे हैं कि ये साक्ष्य दे रहे हैं कि ऐसा है, और ये कभी एक दूसरे के पास थे या एक ही साथ थे, और ये टूट करके इधर उधर हुए। ये वेगनर साहब का दूसरा था। तीसरा क्या था, तो तीसरा था पूरा जलवायु। पूरा जलवायु साक्ष्य में क्या था, इसमें वेगनर साहब ने कहा, पूरा जलवायु साक्ष्य में वेगनर साहब ने कहा कि जो हमारे, अगर सामान्यता की बात करते हैं, तो सामान्यतः हमारा क्या है, भू 0 डिग्री से, 0 डिग्री या भूमध्य से सागर भूमध्य रेखा लिख सकते हैं आप, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर समानांतर, यानी भूमध्य रेखा से समानांतर ध्रुवों की ओर, भूमध्य रेखा से समानांतर ध्रुवों की ओर पेटी के रूप में, क्योंकि अपने, ये हमारा क्या है, अर्थ है, और ये हमारी क्या है, 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा, और ये क्या है, 30, 60 और 90, कुछ इसी तरह से यहाँ
30, 60 और 90। तो ये क्या है, पेटियां के रूप में है, जो हमारा क्या वही कह रहा है, भूमध्य रेखा से समानांतर ध्रुवों की ओर पेटी के रूप में पाया जा रहा है। कौन, क्या चीज, जो पूरा जलवायु साथी। लेकिन अगर ये समानता है जो आज मिलता है, लेकिन हम अगर प्राचीन जलवायु की बात करें, तो प्राचीन जलवायु प्रदेश की बात करें, अगर प्राचीन की बात करते हैं हम, प्राचीन जलवायु प्रदेश की बात करें, तो प्राचीन जलवायु प्रदेश का जब अध्ययन किया गया तो उन्होंने कहा कि जो गोंडवाना है से दूर, ये गोंडवाना से सुदूर दक्षिण भाग में ध्रुवों की ओर, ये हमारा प्राचीन जलवायु प्रदेश था, जिसमें कौन था, ऑस्ट्रेलिया, और कौन, साउथ अमेरिका और दक्षिण भारत। अगर मैं इसी में यूएसए की बात करता हूँ, यूएसए, यूएसए कैसा क्षेत्र है, आज तो शीतोष्ण में आता है, लेकिन प्राचीन जलवायु में क्या था, जो हमारा पूर्वी यूएसए था वह यूरेशिया में आप देखते होंगे तो सघन वनस्पति मिलती है आपको, उष्ण सघन वनस्पति मिलती है। और सघन वनस्पति कहाँ मिलती है, सघन वनस्पति मिलेगी और कोयला भी मिलेगा। अब बताइए, सघन वनस्पति सबसे ज्यादा कहाँ पाई जा सकती है, जहाँ सर्वाधिक बारिश होगी और सर्वाधिक गर्मी होगी। तो सदाबहार वन कहाँ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, विश्वत में। ये तो यूएसए आज अगर देख रहे हैं तो कहाँ पे है, वो तो शीतोष्ण में है ना। यूरेशिया देख लीजिए आप, यूरोप और एशिया कहाँ पहुंच जाता है। अगर हम भारत की इधर को छोड़ दें, ऊपर की ओर देखें तो शीतोष्ण क्षेत्र में ही जा रहा है। वही हम कह रहे हैं, दक्षिण भारत को छोड़ दे, चीन का कुछ हिस्सा नीचे देख लेने तो बाकी का तो शीतोष्ण में ही आता है। तो हम यही कह रहे हैं कि अगर यूएसए और यूरेशिया में सघन वनस्पति और कोयला क्षेत्र मिले, प्राचीन जलवायु प्रदेश की बात कर रहे हैं, जो प्राचीन जलवायु प्रदेशों का जब अध्ययन किया गया था, तो उसमें जो यूएसए और यूरेशिया था उसमें सघन वनस्पति या कोयला पाया गया। ऐसा क्यों, वहां तो शीतोष्ण। इसके बाद अगर हम इसके अलावा प्रवाल भित्ति की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, प्रवाल भित्ति। तो प्रवाल भित्ति क्या थी, प्रवाल भित्ति सामान्यतः कहाँ पाई जाती है, सामान्यतः प्रवाल भित्ति 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ, यानी कि मैं कह सकता हूं कहां पाई जाती है, उपोष्ण। 0 से 30, 30 से 30 नॉर्थ और 30 साउथ, यानी भूमध्य रेखा से। यानी कि सबसे ज्यादा कौन सा है, वार्म क्षेत्र, वार्म यानी कि गर्म क्षेत्र। प्रवाल भित्ति कहाँ मिल रही है, गर्म क्षेत्रों में मिल रही है। लेकिन अगर मैं प्राचीन प्रवाल भित्ति की बात करता हूँ, किसकी, प्राचीन प्रवाल भित्ति की, तो उसमें कह रहा है कि प्राचीन की बात कर रहा हूं, प्राचीन में कह रहा है 30 डिग्री से सुदूर दक्षिण, यानी 30 डिग्री से, चाहे वो नॉर्थ हो या साउथ हो, से दूर दक्षिण, से दूर ध्रुवीय प्रदेशों में। ये हमारा प्राचीन प्रवाल भित्ति का अध्ययन बता रहा है कि 30 डिग्री नॉर्थ से दूर ध्रुवों की ओर, लेकिन आज सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, वो 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ पाया जाता है। तो इससे तो हम लगा सकते हैं ना कि अगर सामान्यतः ये 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ पाया जाना चाहिए, कोयला सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाना चाहिए था, विषुवत रेखा पे।
क्योंकि सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ है? विषुवत रेखा में। सबसे ज्यादा घने वनस्पति कहाँ पाए जाते हैं? विषुवत रेखा पे। तो सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पाया जाना चाहिए? विषुवत में। लेकिन कहाँ है? जो अमेरिका में। अमेरिका के पूर्वी क्षेत्रों में पाया जाता है और बाकी यूरोप में पाया जाता है, जो यानी कि 0 से 30 डिग्री के में आता ही नहीं है, वहां पाया जा रहा है कोयला। इसका मतलब कि सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र थे कभी एक दूसरे के पास थे, या तो ये जो हमारे क्षेत्र थे अगर हम आज देखते हैं वो एक दूसरे से भिन्न नहीं थे, वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे और एक दूसरे के पास थे। ऐसा उन्होंने कहा कि आज जो क्षेत्र जहाँ पर है वो कहीं दूसरी जगह पर था, ये कंफर्म हो जा रहा है। क्योंकि पहले प्राचीन जलवायु में 30 डिग्री नॉर्थ से दूर दक्षिण ध्रुवों की ओर मिल रहा था, लेकिन वो सामान्यतः आज 30 से नॉर्थ से 30 साउथ तक ही मिलता है, यानी 0 से 30 नॉर्थ और 0 से 30 साउथ वहां पर मिलता है। तो ये जो आज क्षेत्र है, जो आज जो हमारे भूखंड है, जो आज महाद्वीप है, वो कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आए हैं, ये कहीं दूसरी जगह थे जो आज यहाँ पर आए। तो इन सभी चीजों से ये पता चला कि जो हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो हमारे विस्थापित होकर के आज यहाँ पर है, और वो आज भी क्या हो रहे हैं? विस्थापित हो रहे हैं। इसके बाद उन्होंने दिया निक्षेप आधारित साक्ष्य। निक्षेप आधारित साक्ष्य में वेगनर साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एक वाष्पनज यानी जिसे एवोपराइट कहते हैं, और एक जो है उन्होंने हिमानी निक्षेप टिलाइट की बात की। निक्षेप में उन्होंने दो बात की, एक बात की उन्होंने टिलाइट की और एक उन्होंने किया एवोपराइट। एवोपराइट और दूसरा उन्होंने बी उन्होंने क्या दिया? उन्होंने हिमानी निक्षेप कहा। जिसे क्या बोला जाता है? टिलाइट, इवोपराइट, और इसी को हम वाष्पनज कहते हैं। ये दो दिया, थोड़ा इसको हटा रहा हूं। अच्छा, ये इवोपराइट वाष्पनज क्या होता है? तो वेगनर साहब ने कहा कि देखिए, ये मान लीजिए कोई हमारी सतह है और इस सतह पर अत्यधिक गर्मी पड़ रही है और वाष्पीकरण अति वाष्पीकरण है। मान लीजिए यहाँ पर ये सूर्य है और बहुत तेज ज्यादा यहाँ पे गर्मी है, तो क्या है यहाँ पे? अति वाष्पीकरण क्षेत्र, अति वाष्पीकरण, यानी अधिक गर्मी होने के कारण यहाँ पे जो वाष्पीकरण है वो बहुत ज्यादा अधिक है। तो ये जो हमारी सतह है, तो जो सतह के ऊपर होगा वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसका वाष्पीकरण होगा। लेकिन जो सतह के नीचे नमी होगी, जल होगा, वो अधिक वाष्पीकरण होने की वजह से ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? मान लीजिए यहाँ पर हमारा जो है क्या है? जल है, यहाँ पे जल है, नमी है, लेकिन अब ये ऊपर आएगा। लेकिन ऊपर तो आएगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे क्या है? लवण है। यहाँ पे हर जगह क्या है? लवण है। अब ये बताइए, जब अत्यधिक वाष्पीकरण होगा तो ये जो जल है वो सतह की ओर आएगा कि नहीं आएगा? वाष्पीकरण होगा, यानी कि यह जो जल जब ऊपर सतह की ओर आएगा, तो जब इन लवणों से टकराएगा तो क्या इनको घोलेगा कि नहीं घोलेगा? इनको घोलेगा कि नहीं घोलेगा? जी बिल्कुल घोलेगा, और घोल करके अपने साथ ऊपर लाएगा, अपने साथ लेके आएगा। यानी कि जब जल ऊपर आएगा, उस जल के साथ ये लवण भी ऊपर की ओर आएंगे। ये जल के साथ लवण भी ऊपर आ रहे हैं, और जल तो वाष्पीकरण हो जाएगा, लवण क्या करेंगे? वो लवण जो है यहाँ पर आकर के क्या बना लेंगे? यहाँ पर ढेर लगेगा, और इस तरह से ये हमारे क्या है? ये मान लीजिए जल है और ये क्या है? ये लवण है। तो जल तो ऊपर आया, वाष्पीकरण हो गया, क्योंकि अत्यधिक वाष्पीकरण था, और जो लवण थे वो आकर के यहाँ क्या हो गए? जमा हो गए।
इस इसमें क्या, इस लवण, ये तो लवण है, इसमें क्या क्या हो सकता है, तो जिप्सम, नाइट्रेट आदि इसमें होंगे। तो ये एक ढेर बन गया, और इसी ढेर को क्या बोला जाता है, इवोपराइट बोला जाता है, यानी वाष्पनज कहा जाता है। यानी कि अगर हम कहें कि जो वाष्पनज है वो क्या है, एक प्रकार का निक्षेप है। एक प्रकार का क्या है, निक्षेप है, जो लवण से बना हुआ है। तो ये हमारा हो गया वाष्पनज। हिमानी, अब इसके बाद आप देख लीजिए, जो हिमानी क्षेत्र है, तो आपने हिमानी निक्षेप टिलाइट से, टिलाइट है, तो आपने हिमानी शब्द सुन करके ही पता हो गया कि वो कहाँ मिलेंगे। तो हिमानी अत्यधिक आपको कहाँ मिलेंगे, अत्यधिक क्या सबसे ज्यादा वही मिलेंगे जो उच्च अक्षांशों में। अगर हिमानी की, अच्छा ये कहाँ मिलेगा आपको, इवोपराइट कहाँ मिल सकता है, जहां सर्वाधिक वाष्पीकरण होगा। सर्वाधिक वाष्पीकरण कहाँ होगा, जहां सबसे ज्यादा गर्मी होगी। तो सबसे ज्यादा गर्मी होने के चांसेस कहाँ है, विषुवत में। यानी कि यह कहाँ होगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या उपोष्ण, उपोष्ण क्षेत्र में, यानी 0 से 30 या नॉर्थ साउथ किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए। तो यहाँ पर सर्वाधिक जो है वाष्पीकरण होता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन से मिल सकते हैं, इवोपराइट, वो यानी वाष्पनज के निक्षेप मिल सकते हैं। और हिमानी की अगर बात करते हैं, टिलाइट की बात करते हैं, टिलाइट की बात करें, तो टिलाइट कहाँ मिलेंगे, तो आपको टिलाइट जो है उच्च अक्षांशों में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, उच्च अक्षांश। अगर उच्च अक्षांश कह ना कह करके आप क्या कह सकते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों। ये इनकी सामान्यता प्रक्रिया है, सामान्यता, सामान्यता यहाँ मिलेंगे। लेकिन वेगनर साहब ने बताया कि जो हमारे वाष्पनज यानी इवोपराइट है, मैं यहाँ पे लिख दूं, या यहीं देखते हैं, जो पोराइट है और टीलाइट, तो इवोपराइट कहाँ मिलना चाहिए, उस क्षेत्र में यानी विश्वचित क्षेत्र में। लेकिन मिले कहाँ, दोनों गोलार्ध के, जो दोनों गोलार्ध, दोनों गोलार्ध यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, उन दोनों में मिला ये। लेकिन इनको कहाँ मिलना चाहिए था, इवोपराइट कहाँ मिलना चाहिए, जहां सबसे ज्यादा अधिक गर्मी है। लेकिन कहाँ मिला, दोनों गोलार्धों के ध्रुवीय क्षेत्रों में। टिलाइट कहाँ मिलना चाहिए, टिलाइट मिलना चाहिए हमको जहां हिमानी क्षेत्र हो। तो ये टिलाइट जो मिला वो हमें गोंडवाना के सभी, ये कहाँ मिला, गोंडवाना के सभी भाग में मिला। चलो गोंडवाना के सभी भागों में मिल गया, जैसे अंटार्कटिका में कैसे, चलो अंटार्कटिका में मिल जाए, ठंडा क्षेत्र है, हिमानी टिलाइट है, मिल जाना चाहिए। लेकिन ये भारत ऑस्ट्रेलिया में कैसे, भारत ऑस्ट्रेलिया में कैसे, अंटार्कटिका में हम मानते हैं कि चलिए वो ध्रुवीय प्रदेश था, तो वहां मिल जाना चाहिए था अंटार्कटिका में। लेकिन भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, यहाँ पे क्यों भाई, हमें तो सिर्फ गोंडवाना के सभी भाग, सभी में मिला है। जो गोंडवाना से हुए हैं जो भी कॉन्टिनेंट, उन सभी कॉन्टिनेंट में ये मिला हमको टिलाइट। लेकिन अंटार्कटिका में मिला, कोई इशू नहीं है, हिमानी क्षेत्र है, मिल गया। लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया में कैसे, अफ्रीका में कैसे मिला, दक्षिण अमेरिका में कैसे मिला। इससे ये लगता है, वो या वेगनर साहब ये बताना चाह रहे थे
कि अभी भी मैं कह रहा हूँ, वही जो मैं पीछे कह रहा था उन साक्ष्यों के माध्यम से, कि कभी ये जो भूखंड आज जहाँ पर हैं, वो कहीं दूसरी जगह पर थे। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो आज इवोपराइट जो हमारे दोनों गोलार्धों या ध्रुवीय क्षेत्रों में मिले हैं, इसका मतलब कभी वो विषुवत के पास रहे होंगे। तभी तो, यानी कि ऐसे क्षेत्र जो आज ठंडे क्षेत्र हैं, वो कभी गर्म क्षेत्र में रहे होंगे, तभी तो ये सारी चीजें मिल रही हैं। अगर इवोपराइट सिर्फ हमारा उष्ण क्षेत्र में ही बन पा रहा है, तो ये ध्रुवीय क्षेत्रों में कैसे बन जाएगा? यानी कि ये कभी भूखंड कहाँ रहे होंगे? विषुवत में रहे होंगे। यानी यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाला वेगनर साहब ने, क्या साक्ष्य दिया यहाँ से, कि ये जो है कभी अन्य जगहों पर थे, आज जहाँ है वो वहां पहले नहीं थे, वो विस्थापित होकर के यहाँ आए। इसके बाद एक बचता है जीवाश्म साक्ष्य। तो हम अंतिम साक्ष्य है जीवाश्म साक्ष्य, तो उसको हम कर लेते हैं। यानी कि ये सभी साक्ष्य हमारे हो गए। अब सिर्फ एक ही साक्ष्य बचा है, और वो है जीवाश्म। जीवाश्म साक्ष्य, जीवाश्म साक्ष्य में उन्होंने दो दिया, एक जीव दिया और दूसरा पादप दिया। यानी एक वनस्पति की चर्चा उन्होंने की और एक जीव की बात की। तो पहला हम डालते हैं जीव। क्या है? जीव। तो जो पेलियोजोइक, पेलियोजोइक कल्प में के उत्तरार्ध में कशेरुकियों का विकास हुआ। कशेरुकी का विकास हुआ, जबकि मीसोजोइक में, मीसोजोइक मीसोजोइक के पूर्वार्ध में किसका हुआ? तो सरीसृप का विकास हुआ, यानी रेप्टाइल। अगर हम इसमें देखते हैं तो हमें दो, एक है मेसोसारस और एक है लिस्ट्रोसारस। मेसोसारस और लिस्ट्रोसारस, ये दो जो है क्या थे? फ्रेश वाटर रेप्टाइल्स थे। कैसे थे? फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर रेप्टाइल थे। फ्रेश वाटर रेप्टाइल थे। लेकिन ये सामान्यतः कहाँ पाए जाने चाहिए थे? तो ये सामान्यतः इनको एशिया व अफ्रीका के उपोष्ण कटिबंध में पाना चाहिए था। उपोष्ण कटिबंध में मिलना चाहिए, लेकिन ये कहाँ मिले? ये अंटार्कटिका में मिले। यहाँ तक कि ये तो दक्षिण अमेरिका के कई भागों में मिले, ब्राजील में जैसे, ये यहाँ मिले। अगर मैं कह रहा हूँ कि चलिए एशिया है, एशिया से अफ्रीका जा सकते हैं, नहीं जा सकते। लेकिन अफ्रीका में थे, मिल गए, एशिया में मिल गए, लेकिन ये दक्षिण अमेरिका ब्राजील कैसे पहुंच गए? इतना ही नहीं, ये तो अंटार्कटिका भी पहुंच गए। इनको मिलना चाहिए एशिया क्षेत्र में। कहाँ मिलना चाहिए?
एशिया क्षेत्र अफ्रीका क्षेत्र में मिलना चाहिए था। इनके साक्ष्य कहाँ मिलने चाहिए थे? एशिया और अफ्रीका में। लेकिन साक्ष्य कहाँ मिले? अंटार्कटिका में मिले, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ब्राजील में मिले। इससे क्या पता चलता है कि कभी एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका आपस में एक रहे होंगे, यानी कि उनके बीच में जो जल है, अब ये फ्रेश वाटर रेप्टाइल है, फ्रेश वाटर रेप्टाइल है, तो ये तो समुद्र में नहीं जा सकते, समुद्र में तो नहीं जा सकते, ये तैर के चले गए होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। या तो ऐसा भी नहीं हुआ होगा कि कोई नाव आई हो और उसको बैठा करके अमेरिका ले गई हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। यानी कि अगर अमेरिका में भी साक्ष्य मिल रहे हैं, दक्षिण अमेरिका, ब्राजील में मिल रहे हैं, और एशिया, अफ्रीका में मिल रहे हैं, और अंटार्कटिका में मिल रहे हैं, मतलब ये कि कभी ये भूखंड एक थे, तभी ये आसपास यहाँ हर जगह क्या मिल रहे हैं? साक्ष्य मिल रहे हैं। अन्यथा कैसे जा सकते हैं? फ्रेश वाटर रेप्टाइल है, तो ये जा ही नहीं सकते। तो इस प्रकार से एक साक्ष्य यहाँ से उन्होंने बताया, एक साक्ष्य उन्होंने एविडेंस यहाँ से भी प्रस्तुत किया कि देखिए ये जो हमारे साक्ष्य मिले हैं, ये ऐसे मिले हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये कभी एक थे, आज भी स्थापित हुए हैं। इसके बाद जीव की बात की, जीव के बाद हम बात करने वाले हैं पादप की। पादप की बात करें तो पादप में जो एक ग्लेसोपटेरिस है, वनस्पति का नाम है। ग्लेसोपटेरिस, ये एक आदिम जनजाति, ओ सॉरी, वनस्पति है, आदिम है। आज अब ये नहीं है, आज नहीं है। ये कब थी? तो ये कार्बोनीफेरस जब कल्प था, कब था? पर्मो कार्बोनीफेरस में। पर्मो कार्बोनीफेरस में उन्होंने बताया जो हमारा ये ग्लेसोपेटेरिस थी, वो वनस्पति जब पर्मो कार्बोनीफेरस कल्प में बर्फ पिघलती है, क्या? बर्फ के पिघलने से, बर्फ के पिघलने से जो वो क्षेत्र मैदान मिले, उन मैदानों में ये वनस्पति पाई गई। लेकिन आपको ये बता दें कि ये वनस्पति दोनों गोलार्धों में नहीं मिली, यह वनस्पति सिर्फ दक्षिणी गोलार्ध में मिली, यानी साउथर्न हेमिस्फीयर में ओनली मिली। साउथर्न हेमिस्फीयर में ये मिलती है, कौन? ग्लेसोपेटेरिस। उत्तरी गोलार्ध में नहीं मिलती। जिस समय ग्लेसोपेटेरिस जो है बर्फ या पर्मो कार्बोनिफेरस में जब बर्फ पिघले, उन पिघलने से वहां पे मैदान मिले, पिघलने से क्या मिले? मैदान मिले, और उन्हीं मैदानों में जो है हमारा ये वनस्पति है, आदिम वनस्पति मिली। लेकिन ये वनस्पति सिर्फ दक्षिणी गोलार्ध में मिली और उत्तरी गोलार्ध में नहीं मिली। और उस समय, जिस समय ये ग्लेसोपेटेरिस जो है दक्षिणी गोलार्ध में थी, वहीं उत्तरी गोलार्ध में इससे भिन्न वनस्पतियां थी। कैसी वनस्पतियां? भिन्न वनस्पतियां थी। भिन्न वनस्पतियां मिली। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये वनस्पति सामान्यतः कहाँ मिलती है? ये सामान्यतः कहाँ मिली? हमको सामान्यतः अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ मिली। हम कह रहे हैं, और गोंडवाना के
सभी भाग। इसको कहाँ मिलना चाहिए? ठंड प्रदेशों में, जहाँ से बर्फ पिघली हो, यानी कि गर्म क्षेत्र होंगे। ये सही है कि समानता यहाँ, क्योंकि बर्फ कहाँ पिघलेगी? जहाँ ज्यादा गर्मी होगी। तो ये मान लीजिए विश्व में रहा होगा तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये ठीक है, यहाँ पे बर्फ पिघली। लेकिन गोंडवाना के सभी भाग में कैसे? उसमें यहाँ तक बता दिया कि अंटार्कटिका में मिला। अंटार्कटिका में मिला, भारत में मिला। पहले तो आप ये बताइए, ये उत्तरी गोलार्ध में था ही नहीं, तो ये भारत में कैसे? उत्तरी गोलार्ध में तो मिला ही नहीं था ना हमको, उत्तरी गोलार्ध में तो भिन्न वनस्पतियां थी, तो भारत में कैसे? और फिर अंटार्कटिका में कैसे? वहां तो बर्फ पिघली ही नहीं। तो जब पिघली ही नहीं बर्फ, तो ये कैसे हो सकती है? अंटार्कटिका में कैसे, भारत में कैसे आ गए? मतलब कि ये कभी क्षेत्र एक दूसरे से अभिन्न तरीके से क्या थे, या अछिन्न रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इस प्रकार से वेगनर साहब जो परिकल्पना दी, उस परिकल्पना के साक्ष्य में हमें सभी साक्ष्य, लगभग 5 साक्ष्य हमने बताए। उन सभी 5 साक्ष्यों से हमने पता किया कि किस प्रकार से वेगनर साहब ने अपने मत प्रस्तुत किए, कि मैं इसलिए नहीं कह रहा, हवा में नहीं कह रहा, मैं साक्ष्य के साथ कह रहा हूँ। लेकिन दुर्भाग्य, ये दुर्भाग्य था उनका कि उन्हें जो है कई बार रिजेक्ट किया गया। 28 में उन्हें रिजेक्ट किया गया। जो रूढ़िवादी प्रकृति थी, उनको रिजेक्ट कर दिया। यूएसए थे, अमेरिका थी, अमेरिका के सभी रूढ़िवादी वैज्ञानिक, उन्होंने कहा नहीं, ये बकवास कर रहे हैं। और उन्होंने उनके साक्ष्य को नहीं माना, एविडेंस को नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने कुछ, हाँ, हालांकि कुछ उन्होंने गलत तर्क दिए थे। जैसे उनका सबसे बड़ा जो कमजोर पॉइंट था, वो बल को लेकर के था। उन्होंने 2 बल दिए, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, और एक दिया था जो है पूर्व से पश्चिम की ओर, जिसे ज्वारीय बल कहा। तो उन्होंने कई तर्क गलत दिए थे, लेकिन बहुत सारे तर्क उन्होंने सही भी दिए। लेकिन उनकी बात को नहीं माना गया, और क्या कहा गया कि आप एकदम बेफजूल वक्त खराब कर रहे हैं, बात खराब कर रहे हैं। अब ये ऐसा नहीं है। उन्होंने फिर से एविडेंस इकट्ठा करने लगे। 1930 में वो एक इसी जो है प्रयोग करते हुए, वो जो है ग्रीनलैंड में सोच रहे थे कि हम जाएं और वहां पे क्या करें, इसकी हम वो चाह रहे थे कि आज मैं साबित कर पाऊं, दूरी, डिस्टेंस नाप करके, कि ये आज भी एक दूसरे जो है विस्थापित हो रहे हैं, ये चल रहे हैं। तो उसी में वो गए और वहां भूस्खलन हुआ बर्फ का, और वहीं जो है हमारे बेगनर साहब की मृत्यु हो गई। लेकिन उन्होंने साक्ष्य देते देते बेगनर साहब चले गए, लेकिन उनके साक्ष्य नहीं माने गए। वो तो बाद में पता चला ना, जब बाद में फिर आए, तब पता चला कि यार ये बात तो वेगनर साहब पहले कह रहे थे। तो वो आज साक्ष्य हमने दिया। कल हम उनकी आलोचना की भी बात करेंगे कि कहाँ-कहाँ उनकी जो साक्ष्य दिए थे उनकी आलोचना हुई है। तो उस आलोचना पे भी बात करेंगे, और जो हम अभी बल की बात किए कि उन्होंने कैसे, उन्होंने फिर पर्वत की भी बात की कि कैसे पर्वत बने और द्वीप कैसे बने, जो कि वो पूरी तरह से गलत निकला। लेकिन हम उस पर भी बात करेंगे, आलोचना के रूप में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।